वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 9 यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसके बारे में समझेंगे और इसको पाठ को बड़ी आसानी से समझ के इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम वस्तुएं हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, यानी कोई वस्तु है, मान लो ये सूर्य, यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश आ रहा सूर्य का किसी वस्तु के ऊपर गिर रहा है, उसी की वजह से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। यानी किसी वस्तु पर अगर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो ही वस्तु हमारी आंखों से दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, ये कोई वस्तु, मान लो ये मकान बना हुआ है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस मकान के ऊपर गिरेगा, ये कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी, यानी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ गमन नहीं कर सकता, यानी प्रकाश इसे टकराकर वापस इसी दिशा में आ जाएगा। ये मान लो हमारी आंख है, जैसे ही सूर्य की किरणें किसी इस अपारदर्शी वस्तु पे गिरेगी तो प्रकाश टकराकर कहाँ आएगा, हमारी आंखों के ऊपर गिरेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होती, वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में ही चलता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलो इसको समझते हैं। ये मान लो सूर्य है, यहाँ से इसका प्रकाश आ रहा है, ये वस्तु है, कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु पे गिरेगा, वापस इसे टकराकर हमारी आंखों के ऊपर गिरेगा, जिससे वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट था, सूर्य का प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, और इस प्रकाश के इस गुण को क्या बोलते हैं अपन, किरण बोलते हैं। यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक किरण है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया है, यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जैसे ये अपारदर्शी वस्तु है, इससे टकराकर प्रकाश हमारी ओर आ रहा है, यानी ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु की एक तीक्ष्ण छाया है। अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी प्रकाश की चाल किसके अंदर, निर्वात में कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं, 8 जीरो, यानी 30 करोड़ मीटर चलता है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। चलो एक बिंदु यहाँ पर निर्वात, जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है, और इसके बीच की ये जो जगह है ये क्या कहलाती है बच्चों, निर्वात। यानी यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, ना तो कोई हवा होती है, ना कोई गैस, कुछ भी माध्यम नहीं होता है। वहाँ पे प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश कितना चलता है बच्चों, 30 करोड़ मीटर चलता है 1 सेकंड के अंदर। यानी सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक किसके अंदर होता है बच्चों, निर्वात के अंदर चलता है, और अगर सबसे कम की बात करें तो वो किसके अंदर होता है, कांच के अंदर। यानी कांच के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत ही धीमी गति से चलता है और निर्वात में बहुत ही तेज गति से चलता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, विवर्तन। यानी इससे पहले वाले में हमने क्या समझा था, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, किरण नाम दिया था। अगला है, जब प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश वस्तु के किनारों पर मुड़ जाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने समझा था, प्रकाश हमेशा क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको हमने क्या बोला था बच्चों, किरण है। लेकिन एक अन्य पॉइंट आया था हमारे पास, क्या आया था, विवर्तन। ये क्या बोल रहा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी एक छोटी सी अपारदर्शी वस्तु पे गिरता है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है प्रकाश की किरण। मान लो यहाँ तक तो सीधी आ रही है, यहाँ से जैसे इसको अपारदर्शी छोटी सी वस्तु मिली, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश यहाँ से फैल जाएगा, किनारों से होकर वापस मिल जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया, प्रकाश क्या है, एक तरंग है। तरंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे ही अपने पास मान लो कि एक तालाब है, उसके अंदर अपन एक पत्थर फेंका तो वहाँ पे ऐसी लहरें उड़ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग बोलते हैं। यानी विवर्तन के बाद प्रकाश को क्या माना गया था, तरंग माना गया था, और उससे पहले क्या माना गया था, उसको किरण माना गया था। चलो वापिस समझते हैं। विवर्तन घटना के कारण प्रकाश के सरल रेखा में गमन करने की अवधारणा
असफल होती है। इस स्थिति के बाद प्रकाश को तरंग माना गया, परंतु कुछ वर्षों बाद इसे कण मान लिया गया था। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश को क्या माना था, किरण माना था। जैसे ही एक सिद्धांत आया था, कौन सा आया था पॉइंट, विवर्तन। उसके बाद प्रकाश को क्या माना था, एक तरंग माना था। और तरंग के बाद क्या माना, प्रकाश को एक कण माना गया है। यानी कण का मतलब हो गया कि प्रकाश कणों के रूप में आता है और कणों की वजह से ही हमें दिखाई देता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण संबंधी गुण तथा तरंग प्रकृति रखता है। यानी आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को कण और साथ में क्या माना गया है, तरंग। यानी कण भी है और क्या है बच्चों, तरंग भी है, दोनों माना गया। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया था। प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हमने माना था कि सूर्य को क्या माना है, सूर्य के प्रकाश को यानी एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, उसको हमने किरण माना था। उसके बाद एक सिद्धांत आया था विवर्तन, जिसके अनुसार अगर कोई प्रकाश की किरण अगर छोटी सी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसके किनारों से मुड़ जाती है। यानी प्रकाश क्या हो गया, अपनी दिशा से मुड़ गया, यानी सीधी रेखा में नहीं जा रहा। इसका मतलब उसको हमने क्या माना था, तरंग माना था। उसके बाद इसको क्या माना गया था, कण माना गया था। और एक सिद्धांत आया था क्वांटम सिद्धांत। इसके बाद क्या माना गया था प्रकाश को कि एक तो ये तरंग भी है और साथ में क्या है, कण भी है। यानी सूर्य का प्रकाश तरंग का गुण भी रखता है और साथ में कण का गुण भी रखता है। चलो बच्चों अगला देखते हैं। इसके बाद ये हमने समझ लिया तीनों पॉइंट इसके बहुत ही अच्छे से। अब चलो इसके कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसके अंदर होता है बच्चों, निर्वात के अंदर होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी सबसे अधिक किसके अंदर होता है, निर्वात के अंदर होता है, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा बच्चों, ये भी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, किसके अंदर होता है सबसे कम, कांच के अंदर होता है। और सबसे अधिक किसके अंदर होता है, निर्वात के अंदर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर प्रकाश की गति कितनी होती है, 30 करोड़ मीटर होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। हमने समझा था कि सबसे पहले क्या माना था, प्रकाश को किरण माना था, क्योंकि ये एक सरल रेखा में गमन करता है। फिर एक सिद्धांत आया था विवर्तन। उसके बाद प्रकाश को क्या माना गया था, तरंग माना गया। और उसके बाद वापस प्रकाश को क्या माना है, कण माना है। उसके बाद एक सिद्धांत आया था क्वांटम सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है, प्रकाश एक तरंग भी है और साथ में क्या है, कण भी है, यानी दोनों है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। किस घटना के बाद प्रकाश को किरण माना गया था, किस घटना के बाद बच्चों, विवर्तन के बाद प्रकाश को क्या माना गया था, एक किरण माना गया था। अगला टॉपिक है बच्चों इसके बाद प्रकाश का परावर्तन। चलो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखो ये हमारे पास मान लो कोई भी चिकनी सतह है, जैसे कोई प्रकाश की किरण आई टकराकर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। यानी हम कह सकते जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण आई बिल्कुल कितने डिग्री पे आ रही है बच्चों, 90 डिग्री पे आ रही है, और अगर उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इस चीज को बोलते हैं यानी अभिलंब बोला जाता है। आने वाली किरण को बच्चों क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आ रही है टकराने से पहले उसको बोलेंगे हम आपतित किरण। जो टकराने के बाद वापस चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। चलो 3 चीजें पढ़ी है। जब कोई प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण बच्चों आपतित किरण, जाने वाली किरण क्या होगी, परावर्तित किरण। अगर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आ रही है और उसी दिशा में 90 डिग्री पर लौट जाती है तो उस चीज को बोलते हैं अपन अभिलंब। अब देखो 2 बिंदु और समझते हैं। माना कि ये कोण क्या है I और ये क्या है बच्चों R है। I का मतलब हो गया बच्चों आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया बच्चों,
आपतन कोण। आर का मतलब हो जाएगा परावर्तन कोण। चलो इनको भी समझते हैं। परिभाषा क्या होगी आपतन कोण की? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। अगला है परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। चलो अब इसको परिभाषा से समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे अभी हमने समझा था, आने वाली किरण क्या हो जाएगी बच्चों? आपतित किरण। ये एक चिकनी सतह है, इससे टकराकर वापस कहाँ लौट गई? उसी दिशा में लौट गई, तो जाने वाली किरण क्या हो जाएगी बच्चों? परावर्तित किरण। यहाँ पे एक किरण और है जो कितने डिग्री पर आपतित हो रही है? 90 पे, और 90 पे वापस चली गई, यानी इसको क्या बोलेंगे अपन? अभिलंब बोलेंगे। यानी आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और अगर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर वापस परावर्तित हो जाती है तो उसको हम अभिलंब कहेंगे। यहाँ पे कोण आई और कोण आर के बारे में जानते हैं। आई का मतलब आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण यानी आर क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। और I इक्वल टू आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो मान लो कि आपतन कोण का मान मुझे अगर 30 डिग्री दिया है और मुझे पूछा जाए कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो बच्चों हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो, इसका मतलब है ये जो आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब इन एक ही जगह से टकरा रही है। इसका मतलब हो गया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर हो। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई का मान हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों? आर के बराबर होगा। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण भी होगा, यानी दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है परावर्तन के। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। बच्चों अगला पॉइंट है समतल दर्पण। इससे पहले वाले में तो हमने समझा था कौन सा दर्पण था बच्चों? नॉर्मल दर्पण ही था वो, ठीक है। परावर्तन की परिभाषा, यदि किसी कांच की पट्टिका को एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए तो वह कौन सा कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और एक तरफ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। यानी देखो यहाँ पर एक दर्पण दिया गया है जिसके एक तरफ तो हमने पॉलिश कर दी, यानी इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पॉलिश किया हुआ पृष्ठ हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। यानी ऐसा दर्पण जिसके एक तरफ तो हम पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ पॉलिश नहीं करें, यानी कौन सा पृष्ठ हो? परावर्तक पृष्ठ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम बच्चों क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। चलो अगली परिभाषा देखते हैं। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं होती है समतल दर्पण की। पहला लिखा हुआ है प्रतिबिंब सीधा, आभासी या उसको बोलते हैं काल्पनिक होगा। यानी प्रतिबिंब किस तरह के बनते हैं? दो तरह के बनते हैं, या तो वास्तविक होगा और दूसरा क्या होता है बच्चों? आभासी। इसी को हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक होता है कभी सीधा बनता है, कभी क्या बनता है? उल्टा बनता है। यानी प्रतिबिंब या तो वास्तविक होगा या आभासी, साथ में क्या होगा? या तो सीधा होगा या उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब या तो सीधा बनेगा या क्या बनेगा बच्चों? काल्पनिक बनेगा। कौन से वाले पे बनेगा? समतल दर्पण पे। यानी अगर हम जो कांच देखते हैं वो क्या होता है बच्चों? समतल दर्पण ही है। यानी जिसके एक तरफ तो पॉलिश होती है और एक तरफ पॉलिश नहीं होती है, यानी उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी यानी काल्पनिक, यानी कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, यानी वो हमारी छाया है एक तरह की। हम कह सकते हैं कि वो हमारा खुद का क्या है? एक प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, कहने का मतलब है। देखो यहाँ पे एक चित्र से हम इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। यहाँ पर एक दर्पण लगा रखा है, जो कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वस्तु पड़ी है,
ए बी, यानी वस्तु क्या है, यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी मान लो कि ये वस्तु कितने मीटर की है बच्चों, 2 मीटर की है, तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा, 2 मीटर का ही होगा। बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव बराबर होती है। इसका मतलब हो गया यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी ये क्या है, दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है। मान लो ये 5 मीटर दूर खड़ा है आदमी, तो इसका जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पे बनेगा बच्चों, 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब पासर और परावर्तित होता है। इसका मतलब अगर हम किसी दर्पण के अंदर देखते हैं तो बच्चों क्या होता है, मान लो मैंने पी है तो पी का उल्टा हो जाएगा, यानी राइट की चीज़ तो लेफ्ट में दिखाई देती है और लेफ्ट की चीज़ बच्चों राइट में दिखाई देती, यानी हर एक चीज़ क्या हो जाती है, राइट की लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट की राइट, यानी दायां भाग बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग किधर दिखता है, दाईं तरफ दिखता है। ये दर्पण है, ये क्या है, वस्तु है, या हम कह सकते हैं इसको प्रतिबिंब है। यानी बिंब और दर्पण के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। इसी प्रकार दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v बोला जाता है। चलो एक बार इस नियम को वापस समझ लेते हैं। समतल दर्पण के नियम, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, यानी अगर हम किसी समतल दर्पण के अंदर अपनी फोटो देखते हैं तो हमें वो सीधी दिखाई देती है। दूसरा वो हमारे काल्पनिक है, यानी कल्पना है, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी अगर 2 मीटर का आदमी है, अगर अपने आप को कांच में देखेगा तो उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 2 मीटर ही बनेगा। अगर मान लो 5 मीटर का आदमी है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 5 मीटर ही बनेगा। बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सदैव बराबर होती है, यानी दर्पण से जो आदमी 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर दूरी दर्पण के अंदर दिखाई देगा। पासर परावर्तित, यानी लेफ्ट का तो राइट हो जाता है बच्चों और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। यानी अगर हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है। यू का मतलब हो गया बिंब और दर्पण के बीच की दूरी, वी हो जाएगा दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। चलो बच्चों आज के पॉइंट एक बार हम वापस डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम बड़ी आसानी से इन सबको रिवाइज कर सके। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु अगर किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसका प्रकाश क्या होता है, हमारी आंखों पे गिरता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसके बाद बोला था कि प्रकाश क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है, यानी बिल्कुल हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी प्रकाश अगर एक सरल रेखा में चलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसके अंदर होती है बच्चों, निर्वात के अंदर, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम किसके अंदर होती है बच्चों, इसके अंदर होती है, सबसे कम होती है कांच के अंदर। उसके बाद हमने ये समझा था विवर्तन का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी अगर छोटी सी वस्तु से टकराती है तो किनारों से मुड़ जाती है, यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गमन नहीं कर रहा है। यानी किस प्रकार से गमन कर रहा है, तरंग की तरह गमन कर रहा है। तो हमने क्या बोला था उसको, विवर्तन के बाद प्रकाश को हमने एक तरंग माना था। उसके बाद एक सिद्धांत आया था क्वांटम सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश को कण भी माना है और तरंग भी माना है, यानी ये दोनों का गुण रखता है। उसके बाद हमने समझा था कुछ क्वेश्चन से उनको जाना था। उसके बाद हमने समझा था परावर्तन के नियम समझे थे। सबसे पहले हमने समझा था जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम आपतित किरण करेंगे, जाने वाली को परावर्तित किरण करेंगे। और अगर आने वाली कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद 90 डिग्री पे ही परावर्तित हो रही है तो उसको हम अभिलंब कहेंगे। यहाँ पे कोण आई और ये क्या हो गया आर। आई का मतलब आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। उसके बाद हमने 2 नियम पढ़े थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। दूसरा है आई का मान किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, आर के मान बराबर, यानी आपतन कोण और परावर्तन का कोण का मान हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण, अगर किसी दर्पण के एक तरफ हम पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ हो तो इसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। उसके बाद हमने प्रतिबिंब के 4 नियम पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और आभासी होता है।